हाँ जी दोस्तों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोगों का इस नए वीडियो पे। आज जो लेक्चर होगा भाई, आज मेरे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने इंस्टीट्यूट का उठाया हो। आज मेरे पास सारे खुद के क्वेश्चन है। 100% ऑफ द क्वेश्चन आपको न्यू मिलेंगे पार्टनरशिप के। एक भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर का नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के एमटीपी का नहीं मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको आरटीपी का नहीं मिलेगा। ये 100% न्यू क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट के किसी भी डेटाबेस में नहीं है। आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन है पार्टनरशिप के। और आपको अगर ये बन गए मतलब आपको मजा आ गया। ठीक है, आपको अगर ये बन गए मतलब आपको मजा आ गया। ठीक है। सो दोस्तों, अगर मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है और क्या आप मेरे साथ हैं, तो अगर आपको आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करना चाहूंगा। बढ़िया जबरदस्त सेशन रहेगा, ये वाला बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा। ठीक है, आइए शुरू कर ले अगर आपकी इजाजत हो तो। आप बस इजाजत दें और देखो जलवा इसका। आप बस इजाजत दें और देखो, आप ये क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं होंगे। और आप समझ लो, ये क्वेश्चन अगर आपको इस वीडियो के बाद कहीं और दिखने लग गए तो समझदार को इशारा काफी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे रिसर्च बेस्ड है, यानी कि मैंने अलग अलग किताबों को पढ़ के समझ के इन क्वेश्चन को आपके आईसीएआई के लेवल को मैच करते हुए बनाया है। आपको ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं। और ये अगर आपको बन रहा है मतलब आपको सब बन रहा है। सो दोस्तों, अगर आपकी इजाजत हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। प्रियंक राणा गेमिंग, मानव पटेल, युवराज शॉ, लकी गेमर्स, प्रगति, लक्षर जी, अगर आपकी इजाजत हो तो शुरुआत कर ले। लेट स्टार्ट दोस्तों, फटाफट आइए बताइएगा क्या कहना है आपका। देखो, कहता है एक मनी लेंडर है, लोन देता है किसको? बी को। ए एक मनी लेंडर है, लोन देता है बी को फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कैटल फार्म, एक कैटल फार्म के लिए। ए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लेता है इस बिजनेस में और अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस यानी भाई का कांटेक्ट है, बराबर है क्या? तो भाई अपने कांटेक्ट का इस्तेमाल करके लीज ऑब्टेन करता है प्रीमाइसेस के लिए फॉर द फार्म। यानी कि ए जो है पहले तो लोन भी देता है, बी के बिजनेस में इंटरेस्ट भी लेता है और अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से लीज करवा के देता है एक प्रीमाइसेस का फॉर द फार्म। मोर ओवर, इसके अलावा वो प्रेजेंट रहता है फार्म पे प्रेजेंट रहता है और रिसीव करता है पार्टीज और उनके डिमांड्स को, यानी कि जो भी कुछ आता है उनसे बातचीत करता है, कस्टमर से बात करता है, उनके डिमांड को सुनता है। सी नाम का एक व्यक्ति है, उसने कुछ बिल्डिंग मटेरियल दिया था फार्म को, इस इंप्रेशन में कि ए भी उसका पार्टनर है। क्या ए लायबल रहेगा सी को अगर बी फेल हो जाएगा बिल्डिंग मटेरियल के लिए? अगर बी फेल हो जाता है तो क्या ये लायबल रहेगा? तो क्या ये लायबल रहेगा? फटाफट बताएंगे। सब कह रहे हाँ सर लायबल रहेगा, लायबल रहेगा, लायबल रहेगा। कैसे लायबल रहेगा भाई ये बताएं। कैसे लायबल रहेगा भाई ये बताएं। कैसे लायबल रहेगा? बिल्कुल सर, सेक्शन 28 पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वुड बी लायबल टू सी। एग्जैक्टली सर, ए के जो कंडक्ट है he is representing himself as a partner of B even though he is not a partner. So A के कंडक्ट से ये जाहिर हो रहा है वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पार्टनर है, जबकि वो एक्चुअल में नहीं है। तो उसको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोलते हुए या पार्टनर बाय स्टॉपेल बोलते हुए माना जाएगा कि भाई आप लायबल रहोगे अगर बी पैसे नहीं देगा तो। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो वार्म अप हो गया। ए नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ए एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है लोडिंग एंड अनलोडिंग रेलवे वैगन्स का। ठेकेदार है ए ठेकेदार है। वो रेलवे के जो गाड़ी होती है ना, मालगाड़ी, उस पे से सामान लोड अनलोड करने का ठेका लेता है। वो बी को अपॉइंट करता है अपना सर्वेंट बोल के, ठीक है, टू मैनेज द वर्क। और वो एग्री करते हैं कि जो सर्वेंट है उसको 75% ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा as his remuneration and would bear all the losses यानी कि 75% प्रॉफिट मिलेगा, रेमुनरेशन, और वो बियर करेगा सारे लॉस अगर होते हैं तो। बताइए क्या ए और बी पार्टनर्स हैं क्या?
बताइए ए और बी पार्टनर्स हैं क्या? एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या ए और बी पार्टनर हैं क्या? क्या ए और बी पार्टनर हैं क्या? क्या ए और बी पार्टनर हैं क्या? नहीं है। लॉजिक के साथ बताएं क्या दिक्कत आ रही है? लॉजिक के साथ बताएं क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले टू पर्सन्स है, हाँ सर। क्या उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है? हाँ सर। क्या एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए हुआ है? हाँ सर। क्या बिजनेस है सर? बिल्कुल बिजनेस है सर। क्या नहीं है सर? सर म्यूचुअल एजेंसी नहीं है सर, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। साफ बोलता है भाई साहब, साफ बोलता है। देखो कुछ भी लॉस होगा तो ये अकेले बियर करेगा, और जब हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं तो वो लॉस भी उस पर इंक्लूड करता है, ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट तो है, यहां पे हो रहा है, बट वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। सिर्फ जस्ट बिकॉज दो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो पार्टनर्स है। तो इनके बीच में कतई भी किसी प्रकार की कोई पार्टनरशिप नहीं है। इट वॉज हेल्ड दैट बी वॉज द एजेंट ऑफ ए एंड नॉट हिज पार्टनर। वो सिर्फ एजेंट है, कोई पार्टनर नहीं है। और एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 साफ बोलता है, मैं साथ साथ में बेयर एक्ट भी खोलता हूं साथ में, ताकि चीजें हमको बहुत क्लियरली समझ में आती रहे। ये मैं गया पार्टनरशिप के बेयर एक्ट में, पार्टनरशिप के बेयर एक्ट को खोलता हूं मैं, और बेयर एक्ट से आपको समझाता हूं। कहाँ गया रे बाबा? हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो ये हमारे सामने खुल गया बेयर एक्ट। क्या बोलता है बेयर एक्ट और समझते हैं। 6 नंबर पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 क्या बोलता है, देखो सीधा अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं यहां पे। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। भाई बिजनेस का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। जितना हाईलाइटेड है, जितना हाईलाइटेड उतना ही पढ़ना है। रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। क्या यहाँ पे इतना ही हो रहा था? हाँ सर, यहाँ पे इतना ही हो रहा था सर। ये दो लोग थे, देखो 75% ऑफ द प्रॉफिट है, बट क्या म्यूचुअल एजेंसी है? लॉस हो रहा है तो दोनों बियर करने चाहिए ना अगर पार्टनर हो तो, क्योंकि प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस। तो यहां पे इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। पूरे के पूरे लॉस कौन बियर कर रहा है? मिस्टर बी बियर कर रहा है अगर है तो सिर्फ प्रॉफिट को देखते हुए, सिर्फ प्रॉफिट को देखते हुए अपन ये नहीं बोलेंगे कि भाई क्या हो गया कि इनके बीच में पार्टनरशिप है। बराबर है क्या? चलिए फिर आता है जीवन में आगे। यहां पे कहता है देखो ए और बी पार्टनर्स है इन अ फर्म। बराबर है क्या? ए और बी क्या है? पार्टनर्स है इन अ फर्म। द फर्म वॉज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ गैराजेस। गैराजेस का काम है, रिपेयरिंग का काम है कार्स का। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साफ बोला है कि पार्टनर बाय नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे कार्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ए सेकेंड हैंड कार बेच देता है जिसमें फर्म का कोई अधिकार नहीं, कोई टाइटल नहीं है। एक्चुअल में वो कार आई थी रिपेयर के लिए और ए ने उसको बेच दिया। जब बायर को पता चला कि भाई फर्म के पास तो कोई टाइटल ही नहीं है, तो उसने क्लेम किया बी से अमाउंट दो करके। वेदर मिस्टर बी इज लाइबल। क्या मिस्टर बी लाइबल है? क्या मिस्टर बी लाइबल है? फटाफट बताएंगे। क्या मिस्टर बी लाइबल ठहराया जाएगा? क्या मिस्टर बी को लाइबल ठहराया जाएगा? लकी गेमर्स कह रहे हैं हाँ सर। हरिओम गेमिंग कह रहा है हाँ सर लाइबल। मनोज प्रजापति भी कह रहे हैं हाँ। गणेश पांडे कह रहा है म्यूचुअल एजेंसी है, लाइबल है। दीपक मना कर रहे हैं। मोहिता हाँ बोल रही है। अमन पबजी भी हाँ बोल रहे हैं। दीपक मना कर रहा है। उदय कुमार सेक्शन नंबर 10 पे चले गए हैं। हाँ ना आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हाँ ना से आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा? हाँ सर लायबल रहेगा, ना सर लायबल रहेगा। बेहतरीन तुक्का लगाए, कोई म्यूचुअल एजेंसी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। किसी के पास लॉजिक नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है चीजों का। भाई साहब सेक्शन नंबर 19 को आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 19 सब सेक्शन नंबर 1
रीड विथ सेक्शन 19 सब सेक्शन नंबर 1 रीड विथ सेक्शन नंबर 22। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो नॉर्मल है, यूजुअल है और फर्म के नाम से है, तो इंप्लाइड अथॉरिटी मानी जाती है पार्टनर की, पहली बात। सेक्शन नंबर 20 एक आता है, सेक्शन 20 बोलता है ये इंप्लाइड अथॉरिटी को पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है, सेक्शन 20 बोलता है अगर पार्टनर म्यूचुअल एग्रीमेंट करके इसको अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते और अगर ये थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि पार्टनर्स ने आपस में रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो भी फर्म लायबल रहता है। या तो थर्ड पार्टी को यही आइडिया नहीं होता कि वो जिसके साथ डील कर रहा है वो फर्म का पार्टनर है या नहीं है। अब एक एक करके चलते हैं। ये गैराज का काम है। मुझे एक बात बताओ, क्या जो गैराज वाले होते हैं जो रिपेयर करते हैं, क्या वो साथ साथ में गाड़ी खरीदी बिक्री करने का भी काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका कार वॉशिंग का काम है, रिपेयरिंग का काम है, एक्सेसरीज का काम है, वो साथ साथ में कार को खरीदने बेचने का भी काम करते हैं। तो क्या ये उनका नॉर्मल बिजनेस है? द आंसर इज यस। क्या ये उनका यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है? आम तौर पर ये जो गाड़ी रिपेयर करने वाले होते हैं गाड़ी को खरीदते और बेचते भी है। यस, यूजुअली ऐसा होता है। क्या ये फर्म के नाम से हुआ था? द आंसर इज यस, ये फर्म के नाम से हुआ था। तो क्या तीनों शर्त पूरी होने पे क्या ये ए के इंप्लाइड अथॉरिटी में आ गया? हाँ सर, ये ए के इंप्लाइड अथॉरिटी में आ गया। बट क्या पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके इस इंप्लाइड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है? हाँ सर, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, साफ लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल रहा है कोई भी बाय और सेल नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बट सवाल आता है कि क्या ये बात आउटसाइडर को पता है? क्या ये बायर को पता है क्या कि इनने म्यूचुअल एग्रीमेंट करके रिस्ट्रिक्ट किया है? अगर हां, तब तो भाई फर्म लायबल नहीं है। अगर उसको नहीं पता है, वो बोनाफाइड गुड फेथ में खरीदता है, तो फर्म लायबल रहेगा। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। सेक्शन नंबर 19(1) रीड विद सेक्शन नंबर 22 रीड विद सेक्शन नंबर 20। यहां पे पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म लायबल रहेगा, ए और बी दोनों लायबल रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे, इट वाज हेल्ड दैट बी वाज लायबल टू पे द अमाउंट। In this case, the buyer did not know anything about such restriction. A's act was otherwise within the scope of implied authority because the garage owner usually sells second-hand cars. It may be noted that the firm will not be liable to third party. If the third party knew about such restriction, the firm is also not liable where the third party believes that he is not dealing with a partner. यानी कि थर्ड पार्टी को या तो रिस्ट्रिक्शन पता थी या तो थर्ड पार्टी को यही नहीं पता जिससे वो डील कर रहा है वो पार्टनर है कि नहीं है, तो फिर फर्म लायबल नहीं होता है। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं कैसा बनता है आपको। एक भी क्वेश्चन आज का इंस्टीट्यूट का उठाया हुआ नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम पेपर से ही पूरे सवाल आते, मैं अपने बच्चों को, रेगुलर स्टूडेंट को टेस्ट करवाता ही नहीं। इंस्टीट्यूट हो गया भाई साहब इवॉल्व, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हर प्रकार के क्वेश्चन अपने को बनने चाहिए। पास्ट एग्जाम के पेपर एमटीपी आरटीपी से ही सवाल आने होते तो सब वही पढ़ के चले जाते, फेल भी नहीं होता कोई, परसेंटेज बहुत ज्यादा होता पास होने का। चलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। ए एन कंपनी है, ठीक है, ए एन कंपनी है और बी एन कंपनी है, दो सेपरेट फर्म्स है जो कि कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हैं, ए एक पार्टनर है जो ए एंड कंपनी का, वो घूस देता है बी को। बी कौन है? क्लर्क है, बी एंड कंपनी का एक क्लर्क है बी, और उसको बोलता है भाई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे दे, प्राइस और कस्टमर बता दे बी एंड कंपनी का सीक्रेट इंफॉर्मेशन। वो बी ने क्लर्क को घूस खा के दे दिया और इसकी वजह से बी एंड कंपनी को नुकसान हुआ। क्या बी एंड कंपनी एक्शन ले सकती है अगेंस्ट ए एंड कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस सफर्ड बाय देम? Whether A and company is liable? अब भाई घूस तो किसने दिया था? ए ने दिया था। तो अब ए एंड कंपनी पूरा का पूरा फर्म लायबल रहेगा क्या? ये मेरा सवाल है। सवाल बड़ा सिंपल है, दूसरे फर्म के क्लर्क को घूस दे के सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल के उसका नुकसान क्यों, वो आपके ऊपर केस कर रहा है। अब यस नो में तो काम नहीं चलने वाला भाई साहब, सेक्शन बताना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट पे लॉजिक बताना पड़ेगा। कई लोग सेक्शन 69 पे जा रहे हैं, 69 तो दूर दूर तक इस पे कोई लेना देना नहीं है। 69 के तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है,
बराबर है क्या? हर चीज में म्यूचुअल एजेंसी घुसा दे रहे हैं, हर चीज में म्यूचुअल एजेंसी से आंसर होने ही नहीं वाला है, हर चीज में म्यूचुअल एजेंसी से आंसर होने ही नहीं वाला है, बराबर है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेक्शन नंबर 25, 26, 27 के अंदर कवर होता है। 25, 26, 27 मतलब लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी है उस 3 सेक्शन में, लेकिन उस पे जो सेक्शन नंबर 26 है वो 26 बात करता है, देखो, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर। उदय कुमार अलग ही जा रहे हैं, फ्रॉड है एंड एक्सेट्रा। आप एक चीज नोटिस किया आप लोग, आप एक चीज नोटिस करेंगे, अब तक जैसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, सोगा चल रहा था, लगभग मिक्स क्वेश्चन थे, कुछ नए थे जो नहीं बन रहे थे, कुछ पुराने थे वो फटाफट बन जा रहे थे। सोगा में भी लगभग वैसे ही था, क्योंकि था जहां नए क्वेश्चन आए सबके आंसर लेफ्ट राइट, ये सेक्शन वो सेक्शन, लिम्का ना डिम्का, यही सब चल रहा है। अभी जैसे पढ़ाऊंगा तो सबकी बत्ती चलेगी, अरे बाप रे ये है क्या, बिल्कुल यही है, ठीक है। सो मेरा मुद्दा ये है बताने का कि आप जो सेट क्वेश्चन है ना, पास्ट एग्जाम के पेपर, एमटीपी, आरटीपी, उसके ही दायरे में रहते हैं, उसको ही रट लगा लेते हैं, हर चैनल पे वही चल रहा है, वही पढ़ रहे हैं, जबकि आपको भी ये बात पता है कि उस पे से एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल के एक एक शब्द छिल के पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नए नए क्वेश्चन से टेस्ट लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहां से आ रहे टेस्ट के अंदर, वही पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी का टेस्ट बना के दे दिया जा रहा है, बच्चा उसको ही दे के खुश हो रहा है, बराबर है क्या? सो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो सेट क्वेश्चन अपनी जगह है प्रैक्टिस के लिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि आज के समय जिस हिसाब का इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे रहा है, वो मैराथन और रिवीजन वाले का तो गेम है ही नहीं। आप कंपनीज एक्टिव उठा के देख लो, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइनल लेवल के क्वेश्चन, कोरम वोरम लिखा हुआ है उस पे, कोरम में इंट्रेंचमेंट क्लॉज गुजार, बच्चे को ही नहीं पता कोरम क्या होता है। सो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी पढ़ाई करें, मैं जैसे कोई भी चैप्टर ले रहा हूं, आप रिवीजन करके आए उसका, और सेट क्वेश्चन तो सबको आ रहे हैं, हर जगह सेट क्वेश्चन में वेस्ट मत करो, सबके पास वही है, नया कंटेंट खोजो, नए क्वेश्चंस लगाओ, कंसेप्ट को और घिसते जाओ, यहां से कंसेप्ट और ताजा होंगे। आइए, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट एज अ पार्टनर, सुनिएगा, कहता देखो, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट, क्या रॉन्गफुल एक्ट किया था? हाँ किया था। किसने किया? ए एंड कंपनी ने किया। रॉन्गफुल एक्ट किसका था? रॉन्गफुल एक्ट पार्टनर का था, ए एंड कंपनी का एक पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया। क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया? हाँ, सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाला है, ठीक है, या तो पार्टनर की अथॉरिटी के साथ किया, तो खुद से किया, पार्टनर की अथॉरिटी से किया। इसकी वजह से थर्ड पार्टी को इंजरी हुई। सर इंजरी किसको हुई? बी एंड कंपनी को हुई। द फर्म इज लाइबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। जिस हद तक ए एंड कंपनी का जो पार्टनर है वो लाइबल है, उसी हद तक फर्म लाइबल रहेगा। अब सवाल आता है, सर ये तो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है सर, सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना। सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप गुप्त तरीके से निकालें, ऐसे घूस करके करवाएंगे जिसको पता भी चल जाएगा तो नुकसान होगा। तो देखेंगे यहां पे क्या लिखता है, ए एंड कंपनी लाइबल है बी एंड कंपनी को। इन दिस केस एज एक्ट वाज डन विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी। ए की हरकत इंप्लाइड अथॉरिटी में हुई है। क्यों? It was usual for person engaged in that kind of business to obtain secret information about the business of competitor. But as the information was obtained by wrongful act, यहाँ पे साफ लिखा हुआ ये देखो, wrongful act, घूसखोरी की आपने, that is by giving bribe to clerk of a competitor, therefore the firm is liable, section number 26। बराबर है क्या? ठीक है बेटा, ये हम सारे रेगुलर जो टेस्ट लेते हैं ना उनके क्वेश्चन है ये, हम रिपीटेड क्वेश्चन अपने रेगुलर टेस्ट पे लेते ही नहीं है, वही उठा के दे देंगे, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हाँ सब बन रहा है। चैलेंजिंग क्वेश्चन होने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते, क्या लिखता है, ठीक है। ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑफ बैंकर्स, ठीक है सर। डी एक कस्टमर होता है फर्म का, वो डिपॉजिट करता है ऑर्नामेंट्स फर्म के पास फॉर सेफ कस्टडी, ठीक है। A and B sold this ornaments and misappropriated the money. D आता है सेफ कस्टडी के लिए देता है, A और B उसको बेच देते। C एक स्लीपिंग पार्टनर है, बेचारे को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हरकत की और उसको भी लायबल ठहराया जा रहा है। D सूट फाइल करता है पूरे फर्म के खिलाफ,
तीनों पार्टनर के खिलाफ बताइए क्या तीनों के तीनों पार्टनर लायबल रहेंगे? क्या तीनों के तीनों पार्टनर लायबल रहेंगे? खन्ना जी सेक्शन बताइए, कौन से सेक्शन में तीनों के तीनों पार्टनर लायबल रहेंगे? खन्ना जी सेक्शन बताइए, कौन से सेक्शन में तीनों के तीनों पार्टनर लायबल रहेंगे? कौन से सेक्शन में तीनों को तीनों पार्टनर लायबल रहेंगे? एवरीबॉडी। ठीक है, लायबल बिकॉज स्लीपिंग इज लायबल टू थर्ड पार्टी। अच्छा, सेक्शन 27 बिल्कुल करेक्ट। 25, 26, 27 में चलता है कार्यक्रम। 25 तो अलग चीज है, 26 वाली अपनी चीज हो गई, ये 27 पे कवर होता है। 27 पे अगर बात करूं तो 27 पे दो चीजें लगती है। पहला तो पार्टनर अपने अपेरेंट अथॉरिटी पे, पार्टनर अगर अपने अपेरेंट अथॉरिटी में कोई गुड्स या मनी रिसीव करता है और उसको मिस अप्लाई करता है, और दूसरा फर्म अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई मनी और प्रॉपर्टी रिसीव करता है और उसको मिस अप्लाई करता है, तो यहां पे मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर नहीं है, यहां पे कोई अपनी अपेरेंट अथॉरिटी पे इसको रिसीव नहीं किया है, यहां पे पार्टनरशिप फर्म इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रॉपर्टी रिसीव किया और उसको मिस अप्लाई की, तो मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर नहीं है, मिस एप्लीकेशन बाय फर्म आएगा यहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जीवन में। सेक्शन 27 आएगा, इट वॉज हेल्ड दैट ऑल थ्री पार्टनर्स वर लायबल फॉर वैल्यू ऑफ ऑर्नामेंट्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूं 27 में किधर लायबल रहेगा। सेक्शन 27 के दो क्लॉज है, क्लॉज ए और क्लॉज बी। क्लॉज ए में कवर नहीं हो रहा है क्योंकि क्लॉज ए बात करता है अपेरेंट अथॉरिटी में, पार्टनर अपने अपेरेंट अथॉरिटी में, यानी कि जिस चीज के लिए वो ऑथराइज्ड है फर्म के अंदर। जैसे मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि पार्टी लॉन चलाते हैं तीन लोग मिलके, एक का काम है कैटरिंग संभालना, एक का काम है डेकोरेशन संभालना, एक का काम है कि वो लॉन हो गया, डेकोरेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया और एक पार्किंग हो गया। तो अब जो पार्किंग मैनेजमेंट रखा हुआ है जो पार्टनर, अगर वो पार्किंग मैनेजमेंट का अथॉरिटी रखा है अपेरेंट अथॉरिटी, कार रिसीव करता है और कार को लेके चले जाता है, वो ए पे कवर होगा, ये बी पे है। ठीक है सर, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। ए और बी है, कैरी कर रहे हैं बिजनेस ऑफ अ सिनेमेटोग्राफिक थिएटर प्रोप्राइटर्स, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है इन पार्टनरशिप। व्हेन आई से नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदी बिक्री वाला काम नहीं है। ठीक है, थिएटर प्रोप्राइटर है ये लोग। ठीक है, पार्टनरशिप में द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट द मनी कैन बी बोरोड बाय अ पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। उसमें लिखा है मनी बोरो करना है, बाकी पार्टनर की कंसेंट लगेगी, या तो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ए बोरो करता है सर्टन सम ऑफ मनी फ्रॉम सी, ए बोरो करता है कुछ पैसे सी से जो मनी लेंडर है बिना बी के कंसेंट के, और उसको मिस अप्रोप्रिएट कर देता है खुद के लिए। सी सूट फाइल करता है बी के ऊपर फॉर रिकवरी ऑफ मनी। बताइए क्या बी लायबल रहेगा क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूं दो चीजों में फोकस करना, एक तो या तो पार्टनर की कंसेंट चाहिए या तो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस चाहिए। यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? यूजुअल कोर्स का मतलब वही आपका सेक्शन 19(1) रीड विद 22, वो यूजुअल होना चाहिए। तो बताइए क्या लायबल होगा क्या? एक लक्की गेमर्स आ रहा है, कहता है सर सेक्शन 27 के हिसाब से लायबल रहेगा, सेक्शन 27 के हिसाब से लायबल रहेंगे बोल रहे। बाकी लोग बताइए भाई कैसे लायबल रहेगा? लक्की गेमर्स तो कह रहा है सेक्शन 27 के हिसाब से लगेगा। पता नहीं लक्की गेमर्स 27 पे कहां चले गया, आप लोग सारे 27 पे कहां जा रहे हैं, भगवान मालिक है। 27 की तो कोई बात ही नहीं है। 27 बोलता है भाई साहब मिस एप्लीकेशन करोगे पार्टनर अपने अपेरेंट अथॉरिटी में या फर्म करेगा तब। बिल्कुल, 1 मिनट के स्पोर्ट्स आ रहे हैं, वो कह रहा है 19, उदय कह रहा है 19 विद 22 लगेगा। भाई 25, 26, 27 वालों तो रहने ही दो, 25, 26, 27 नहीं लगने वाला, यहां पे लगेगा सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 की अगर बात करें तो ये लगेगा। क्यों 19 के? पहले तो ये बता दो लायबल रहेगा कि नहीं, बी लायबल रहेगा कि नहीं ये बता दो, फिर मैं 19 पे जाऊंगा। बी लायबल है कि नहीं है पहले तो ये बताओ, फिर मैं 19 में जाऊंगा। ठीक है, बी लायबल रहेगा क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर काम किया है, यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। बी लायबल रहेगा क्योंकि इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर काम किया है, इंप्लाइड अथॉरिटी के बाहर काम होगा तो बी लायबल नहीं होगा भाई। अच्छा, आप सब कह रहे लायबल होगा। चलिए मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। ठीक है, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। ठीक, एक एक करके आते हैं। सेक्शन नंबर 19(1) रीड विद 22 पे चलते हैं। 19(1) बोलता है
कि जो आप एक्ट कर रहे हो, पार्टनर जो एक्ट कर रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल बिजनेस। मैंने आपको पहले यहां पे देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है, नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग का मतलब खरीदी बिक्री का काम नहीं है, नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? सस्ते में खरीदना, महंगे में बेचना। गुड्स की ही बात है कि आप ट्रेड कर रहे हो, सीधी सी बात है, गुड्स की बात है। तो नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। वो बोल रहा है वो बिजनेस में सिनेमेटोग्राफिक थिएटर प्रोप्राइटर, वो थिएटर की एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिनेमेटोग्राफिक थिएटर प्रोप्राइटर है, तो नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है। नॉन ट्रेडिंग बिजनेस में क्या उधार लेना नॉर्मल बिजनेस है? इसको और कुछ इस तरीके से समझो, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, यानी कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं माल सस्ते में खरीदता हूंगा, कपड़े सस्ते में खरीदता हूंगा और बेचता हूंगा, एक प्रकार का ट्रेड बिजनेस है। लेकिन मैं ट्रेडर हूं, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, मैं लोन लूं माल भरने के लिए, तो भाई बराबर चीज है। लेकिन मेरा कंपनी सेक्रेटरीज एलएलबी एलएलएम यानी कि लीगल कंसल्टेंसी फर्म है, जहां पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वहां पे मैं बोलूं कि मैंने एसबीआई से 50 लाख का लोन लिया है हमारे फर्म के लिए। अरे भाई, सर्विस सेक्टर में कौन से लोन की जरूरत लग गई भाई? सर्विस सेक्टर में कौन से लोन की जरूरत लग गई? सर्विस सेक्टर है यहां, तो इसका काम है, इस पे लोन की क्या जरूरत लग गई? तो भाई जब सीधी सी बात आपको बोला कि ये नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है, नॉन ट्रेडिंग का मतलब भाई साहब ये सिनेमेटोग्राफिक थिएटर प्रोप्राइटर एक प्रकार की सर्विस देते हैं, ये सर्विस सेक्टर में। पहली बात तो ये नॉर्मल नहीं है। अब जब नॉर्मल नहीं है तो यूजुअल तो खाक होगा, जब इसका कोई संबंध ही नहीं है लोन लेने से। सिर्फ फर्म के नाम से लोन लेने से लायबल नहीं होते, बराबर है क्या? तो सेक्शन 19 के हिसाब से मिस्टर बी बिल्कुल भी लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्म का यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, नॉर्मल नहीं है। सिर्फ फर्म के नाम से ले लेने से कुछ बिगड़ता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या आप यहां तक की बातों को समझ पा रहे हो? क्या आप यहां तक की बातों को समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? तो अगर आप देखोगे तो कहता है इट वॉज हेल्ड दैट बी वॉज नॉट लायबल टू पे मनी एज देयर वॉज नो एक्चुअल अथॉरिटी टू बोरो द मनी। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट देयर इज नो इंप्लाइड अथॉरिटी टू बोरो मनी। क्यों इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं थी? बिकॉज इट वॉज अ नॉन ट्रेडिंग बिजनेस। नॉर्मल ही नहीं है वो कि भाई ये नॉन ट्रेडिंग बिजनेस था, तो कोई इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं आती। देयर इज नो इंप्लाइड अथॉरिटी। 3 टेस्ट है इंप्लाइड अथॉरिटी के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। ए एडवांस कर रहे हैं कुछ पैसे बी को और सी को, 2 मर्चेंट बिजनेस व्यापारी हैं। मर्चेंट एग्री करते हैं ऑन द बिजनेस सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ ए, कि भैया ए के कंट्रोल पे रहेगा बिजनेस बहुत सारे एस्पेक्ट पे, और ए रिसीव करेगा कमीशन 20% की सारे प्रॉफिट पे। बताइए क्या पार्टनरशिप है ए बी एंड सी के बीच में? बताइए क्या पार्टनरशिप है ए बी एंड सी के बीच में? फटाफट बताएंगे क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है? कारण बताइएगा कि पार्टनरशिप क्यों नहीं है। आगे मैं सेक्शन नंबर 4 के ऊपर 5 क्वेश्चन और पूछने वाला हूं इसी मुद्दे में कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आपको पूछता है सेक्शन नंबर 4 पे अलग अलग सिचुएशन में, ये पूछने के लिए, ये समझाने के लिए कि देखिए भैया पार्टनरशिप है कि नहीं है, ये जानने समझने के लिए। ठीक है। अननोन यूजर कह रहे सर ये सारे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट साहब से बात कर लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। प्रेसिडेंट साहब, यूट्यूब पे एक अननोन यूजर करके आया, बेचारा बहुत डर रहा है इन सारे क्वेश्चन से। पूरा का पूरा पास्ट एग्जाम पेपर का क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ, एमटीपी आरटीपी पिछला जो भी होगा, सजेस्टेड आंसर वांसर, नया क्वेश्चन मत दीजिएगा। नए क्वेश्चन में क्या डर लगने लग जाता है। पूरे के पूरे पुराने देना, वो बच्चा वहीं से पढ़ के आएगा, पूरा पूरा वही देना उसको। नए क्वेश्चन नहीं बन पा रहे उसको। हाँ, पुराना पुराना रटाया हुआ है ना, पूरा पूरे यूट्यूब पे वही चल रहा है। हाँ हाँ, बस बस वैसे ही करवा देना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बोल दिया हूं भाई। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं देंगे, बोल दिए हैं। पूरा एकदम एकदम ऐसे जो अपने को आते हैं, जो अपन 4 बार अलग अलग चैनल पे पढ़ चुके, 4 बार अलग अलग क्वेश्चन बैंक और टेलीग्राम में बटे वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके, वहीं से पूछने के लिए बोल दिया हूं। बढ़िया वहीं से आएगा, वहीं से पढ़ लेना और बढ़िया वहीं से कर लेना। गजब इंसान हो। चलिए बताइए, एबीसी पार्टनर्स हैं क्या? फटाफट बताएं।
कारण बताएंगे। एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बोल रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है सर तो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी की बात आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं म्यूचुअल एजेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 को वापस से पढ़ना। सेक्शन 6 अगर आप आओगे तो साफ बताया कि ए ने पैसे लेंड किए, ए ने क्या किए, पैसे लेंड किए। देखो ए ने एडवांस किया है कुछ पैसे बी और सी को, यानी कि वो लेंडर है और सामने वाला बोरोवर है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे साफ लिखता है, ये देखो, द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि पर्सन कौन है यहाँ पे, ए है, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा कितना, 20%, किसका, बिजनेस का। जैसे ही बिजनेस में प्रॉफिट होगा, डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस। कौन पर्सन बिजनेस कर रहा है, बी बिजनेस कर रहा है और सी बिजनेस कर रहे हैं, बराबर है क्या, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और कहता है इन पर्टिकुलर, कहता है बाय अ लेंडर ऑफ मनी, ये देखो इन पर्टिकुलर द रिसिट ऑफ शेयर और पेमेंट, पैसे रिसीव कर रहे हो, शेयर रिसीव कर रहे हो, बाय लेंडर ऑफ मनी, ए लेंडर है, ऑफ मनी टू पर्सन इंगेज्ड और अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस। तो बी और सी को उसने पैसे दिए थे, तो भाई साहब आपने पैसे इसलिए दिए हैं, आप क्योंकि लेंडर हो, आपका पैसा सिक्योर रहना चाहिए, तो एक प्रकार से आप बोल रहे हो भैया मैं तो प्रॉफिट लूंगा ताकि मेरा पैसा रिकवर होते जाए, ठीक है, ठीक है। इशू कह रहे सर इतने आंसर काफी होंगे क्या, वेरी इंप्रेस्ड बाय योर वर्ड्स, बट सब तो अलग ही करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेंडिंग योर लेक्चर। बेटा सब अलग नहीं करवा रहे, सबके पास, मतलब मैं ज्यादा तो सबके बारे से नहीं जानता, बट अगर आपको ये वाले क्वेश्चन जो आज मैं इस लेक्चर में कर रहा हूं, आप पूरे यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, कहीं मिल जाएगा तो मुझे भी बताइएगा। मैं बड़ा खुश होऊंगा इस बात को सुन के कि हाँ भाई है काफी सारे टीचर जो इसमें मेहनत कर रहे हैं और नया क्वेश्चन दे रहे हैं। एवरी तो नहीं, मोस्ट ऑफ द यूट्यूब पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो वाला कंटेंट मिलेगा जो इंस्टीट्यूट का आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू है। हालांकि मेरे सारे क्वेश्चन में मैंने 70% क्वेश्चन नए कराए, आज तो 100% नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, यहां पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से जो लेंडर है वो प्रॉफिट ले रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पैसा सिक्योर रहेगा, बराबर है क्या। तो पॉइंट ये है दोस्तों, यहां पे इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, ठीक है। जीवन में आगे बढ़ते फटाफट, तो ध्यान देंगे, आंसर मैं कराता हूं। खन्ना जी ने बहुत जबरदस्त बताया है, नो पार्टनरशिप बिटवीन ए, बी एंड सी, ए ओनली एडवांस मनी एंड वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन प्रॉफिट बट ही हैड नो कंट्रोल ओवर द बिजनेस। बराबर मैडम, कंट्रोल है, बस यहां पे मार खा गए आप। आइए देखते हैं, कंट्रोल है यहां पे साफ बोला, देखो कंट्रोल ऑफ ए इन सेवरल रिस्पेक्ट कंट्रोल है। In this case, it was held that there was no partnership between A and the merchant. कोई पार्टनरशिप नहीं, क्यों, ऑब्जेक्ट जो है कंट्रोल देने का ए को जो दिया गया है वो सिंपली टू गिव हिम एंड द मैक्सिमम सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट, कि भाई 20% तेरे को मिलेगा ताकि तेरा रीपेमेंट हो जाए। एक प्रकार से जो रॉयल्टी लेते हैं ना शार्क टैंक के अंदर सारे एक्सपर्ट लोग, बराबर है क्या, वो वाली बात है। एक्सप्लेनेशन टू 6, और मैंने अलग से आपको ये चीज बता दी है। अच्छा और एक बात, ये जो एक एक लाइन के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, ये एक एक लाइन के आंसर नहीं होंगे, आपको थोड़ा सा तो विस्तार से बताना पड़ेगा। मैं क्या, जब अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट लेता हूं तो मैं उनको पूरे डिटेल पे आंसर नहीं देता, मैं उनको हिंट देता हूं। जब रेगुलर टेस्ट हम लेते हैं ना तो हिंट दे देता हूं कि ये रहेगा, और मैं उनको बोलता हूं कल तुम खुद लिख के आओगे, तो ये वही टेस्ट के आंसर निकाल के दे रहे हो, ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट बता देते हैं कि हाँ इस सेक्शन में इस हिसाब से ऐसा होगा। लिखने के लिए मैं उनको ही बोलता हूँ अगले दिन चेक करता हूँ कैसा लिखा है क्या है करके, तो इसके लिए वो पूरे आंसर नहीं, पूरे आंसर मेरे फुल टेस्ट वाले में रहेंगे। अभी मैं फुल टेस्ट भी दिखाऊंगा, जो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल के हम पूरे 100 मार्क्स के टेस्ट लेते हैं, वहां पे भी पूरे के पूरे नए क्वेश्चन, हम पीछे के क्वेश्चन उठाते ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो बनना ही बनना है आपको। चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है तो मैं जीवन में आगे बढ़ूं क्या, यहां तक की चीजें क्लियर है, यहां तक चीजों का आप संभाल लियो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, यहां तक आप चीजों को संभाल लियो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। एवरीबॉडी यहां तक की चीजें संभल गई है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अर्णव जी कह रहे बीबी वर्चुअल पे ना सर, बीबी वर्चुअल के साथ तो अभी कोलैब हुआ है, इसके पहले एसीटी पे चलती थी सारी चीजें, वो उसकी ही टेस्ट है। डेफिनेटली बीबी वर्चुअल के भी अब जो भी स्टूडेंट हैं हम उनको पूरे नए क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए जीवन में आगे बढ़ते दोस्तों फटाफट, मैं आपको लेके चलता हूं हमारे एसीटी के रेगुलर टेस्ट पे।
बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, मजा आएगा आपको इन क्वेश्चन को करके। आइए चलिए बताइएगा मुझे, यहां पे लिखता है ए एंड बी पार्टनर्स है एक अनरजिस्टर्ड फर्म के। ठीक है सर, एक क्लॉज है पार्टनरशिप डीड में जो बोलता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स पे, मैटर दिखाया जाएगा आर्बिट्रेशन को। कुछ समय बाद डिस्प्यूट आता है बिटवीन पार्टनर्स और ए अपॉइंट करता है एक आर्बिट्रेटर को। ठीक है सर, बट बी अपनी कंसेंट नहीं देता है, कहता है मैं आर्बिट्रेटर से अपना डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कराऊंगा। ए फाइल करता है सूट बी के खिलाफ, ठीक है, कि भाई बी को मजबूर किया जाए कि वो आर्बिट्रेशन के पास डिस्प्यूट सबमिट करे, क्योंकि हमारे पार्टनरशिप डीड में आर्बिट्रेशन का क्लॉज था। बी कहता है कि भैया फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए सूट शुड बी डिसमिस्ड, क्योंकि ए केस करता है ना बी के ऊपर कि भैया इसको बोलो आर्बिट्रेटर के पास चले। एडवाइस करिए क्या सूट मेंटेनेबल है क्या, एडवाइस करिए क्या सूट मेंटेनेबल है क्या, फटाफट बताएंगे। एडवाइस करिए क्या सूट मेंटेनेबल है क्या, क्या ए सूट फाइल करके कॉम्पेल कर सकता है, क्योंकि उनकी पार्टनरशिप डीड पे ऑलरेडी एग्रीमेंट था कि भैया डिस्प्यूट होगा तो पार्टनरशिप का जो भी डिस्प्यूट है आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। बड़ा जबरदस्त सिंपल सिंपल वाला सवाल था, जहां पे अनरजिस्टर्ड फर्म है भाई साहब, पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ या फर्म के खिलाफ सूट मेंटेन नहीं कर सकता, भले ही आपके पास राइटिंग में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्यों ना हो कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, पार्टनरशिप डीड क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, तो आप अनरजिस्टर्ड है। ठीक है सर, चलिए यहां पे आएंगे। एक सर्जन है एंड ड्रगिस्ट है, यानी कि एक चीरफाड़ करता है और एक दवाई देता है। ए अ सर्जन एंड ड्रगिस्ट, यानी कि चीरफाड़ भी करता है दवाई भी देता है, अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस बी को बेच देता है अपने नाम और स्टाइल के साथ, जिससे ए बिजनेस कर रहा था। ये दोनों के बीच में एग्री हुआ है कि ए अपना पूरा बेस्ट एफर्ट देगा बी को अपने पेशेंट से इंट्रोड्यूस करने के लिए, और सारे के सारे रीजनेबल एक्ट करेगा फॉर प्रमोटिंग बीज प्रोफेशन, बी के प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए सारे रीजनेबल एक्ट करेगा। ठीक है, एंड बी अलाउड अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट टू ए, कि भाई ए तू पूरा दिमाग लगा बिजनेस लाके दे, मैं तेरे को कुछ परसेंटेज दूंगा। क्या ए और बी को कंसिडर किया जा सकता है पार्टनर एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932? क्या ए और बी को पार्टनर कंसिडर किया जा सकता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932? क्या ए और बी को पार्टनर कंसिडर किया जा सकता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932? आपने सबने सेक्शन नंबर 6 का रेफरेंस दिया है, सेक्शन नंबर 6 का तो रेफरेंस दे दिया है, बट सेक्शन 6 के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन का रेफरेंस देना चाहिए था, जैसे गेमिंग ने दिया सर नो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, मैं वापस से पूरी चीजें कनेक्ट करता हूं और आपको नीचे से पूरा कनेक्ट करवा के देता हूं। रिसीट बाय अ पर्सन, कौन रिसीट करेगा? ए रिसीव करेगा प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, अपॉन अर्निंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट बाय इटसेल्फ मेक हिम अ पार्टनर विद पर्सन कैरिंग और बिजनेस, कौन बिजनेस कर रहा है? बी कर रहा है। फिर कहता है इन पर्टिकुलर अगर रिसीट कर रहा है प्रीवियस ओनर कुछ रिसीव कर रहा है, ए रिसीव कर रहा है एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, मैंने पूरा धंधा बेच दिया तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं जोर लगाऊंगा, मेरे को तू कमीशन देना, इनको हम यहां पे पार्टनर्स नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। ये होने के बाद आपको मैं टेस्ट 2 पे लेके चलता हूं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज अपने पास। ये आया ना जबरदस्त क्वेश्चन, सीधा 7 मार्क्स का क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके नसीब अच्छे रहे तो इस प्रकार के एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 4 बड़ा प्यारा है। ठीक है, बड़ा प्यारा है। अर्नव कह रहे हैं सर एसीटी एंड बीबी वर्चुअल का कोलैब इज नॉट अ पार्टनरशिप। भाई वी आर द स्टेक होल्डर्स, वी आर नॉट पार्टनर्स, वी आर द स्टेक होल्डर्स। आइए चलिए, डिसाइड इन द फॉलोइंग केसेस वेदर ए एंड बी इज हैविंग पार्टनरशिप। क्या ए और बी के पार्टनरशिप है ए और बी के बीच में? तो आइए देखते हैं, देखो क्या लिखा है भाई साहब। ए है, उसके पास है लाइसेंस प्रोप्राइटर ऑफ अ थिएटर, द लाइसेंस प्रोप्राइटर ऑफ अ थिएटर। ठीक है, लेट्स द यूज ऑफ इट टू बी, जो बी को दे देता है, बी वहां पे ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट करता है।
ड्रामा जिसको बोलते हैं, नाटक जिसको बोलते हैं। ए मैनेज करता है थिएटर को और सारे खर्चे करता है। ए जो है कुछ एक्सपेंस करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एंड द बैंड के लिए भी। वो डोर मनी भी कलेक्ट करता है और आधा प्रॉफिट रख लेता है और आधा किसको दे देता है, बी को दे देता है। आपको बताना है कि क्या ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है क्या। आपको बताना है ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है क्या। आपको बताना है ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है क्या। मनाली जी कह रही है कोई पार्टनर नहीं है, कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। चलिए बढ़िया है, और बताइए। बात तो सही बोल रहे हैं मनाली जी भी, ठीक है। को ओनर वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, को ओनर वाला तो संबंध ही नहीं है। पहले करके दो पर्सन है, हाँ सर 2 पर्सन है सर। सर ये 2 पर्सन क्या करते हैं सर, 2 पर्सन के बीच में एग्रीमेंट है, डेफिनेटली वो एक को यूज करने के लिए दे रहा है, बिल्कुल यूज करने के लिए दे रहा है। क्या सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है सर, हाँ सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है सर। सर क्या बिजनेस है, हाँ जी बिल्कुल बिजनेस है, बिल्कुल बिजनेस है। बट सर क्या म्यूचुअल एजेंसी है सर, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है सर, क्योंकि वहां पे साफ लिखा है सारे एक्सपेंस ए ही करता है, ए ही मैनेज करता है, सारे एक्सपेंस ए करता है, सिर्फ बी का काम है वहां पे आके नाटक करना, बराबर है क्या। और ए ने बी को यूज करने दे दिया, बोले कर यूज, तो नाटक कर, लोग आएंगे, मैं सब मैनेज करेगा, आधा तेरा आधा मेरा। यहां पे म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, बराबर है क्या। प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी को ओनर है घर के, वो गेस्ट को दे देते हैं ये और डिवाइड कर लेते हैं नेट रेंट बिटवीन देम। ये तो बड़ा इजी है, बताएंगे मुझे क्या ए और बी को पार्टनर बोला जाएगा, क्या ए और बी को पार्टनर बोला जाएगा, क्या ए और बी को पार्टनर बोला जाएगा। बिल्कुल सही, उदय कुमार का कहना है कि सर एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है सेक्शन नंबर 6 का, उसके हिसाब से अगर बात करें तो सर यहां पे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि जॉइंट ओनर है। थोड़ा सा फैक्ट बदल दूं क्या, थोड़ा सा फैक्ट बदल दूं क्या। फैक्ट कुछ इस प्रकार से कर लेता हूं, जैसे कि मानो फैक्ट कुछ इस प्रकार से मान लो कि भाई ए और बी का काम है रियल स्टेट का है। ए और बी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदते, या तो भाड़े में दे देते और अच्छी कोई डील मिलती तो बेच देते। अभी आप मान के चलो ए एक टीचर है, ठीक है, और बी भी एक टीचर है, दोनों अलग अलग जगह टीचरगिरी करते हैं, तो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर लिया, जॉइंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं कहता हूं ए और बी दोनों रियल स्टेट में हैं, बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसको भाड़े पे देते हैं और डील अच्छी मिलती तो बेच देते हैं। उस परिस्थिति में बताइएगा, अगर बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी खरीद के, बढ़िया बढ़िया डील मिलके और बढ़िया बढ़िया रेंट मिलके आधा आधा अगर बांट लेते हैं, तो क्या उनको पार्टनर्स माना जाएगा, क्या उसको पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा, क्या उसको पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। फटाफट बताएं, क्या उसको पार्टनरशिप फर्म माना जाएगा। माना जाएगा, तब माना जाएगा क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म में हम इंटेंट को भी देखते हुए काम करते हैं, इंटेंट का ख्याल रखते हुए भी हम पार्टनरशिप उसको मानते हैं। ठीक है, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक पब्लिशर एग्री करता है कि पब्लिश करूंगा अपने खर्चे पे एक बुक, जो कि कौन लिखेगा, बी लिखेगा, और बी को आधा प्रॉफिट दे देगा। बताइए क्या ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है। बताइए क्या ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है, फटाफट बताइएगा। क्या ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है। नहीं है, क्योंकि सर यहां पे भी म्यूचुअल एजेंसी की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि वो खुद के खर्चे से सारा कुछ कर रहा है, बी का कुछ लेना देना ही नहीं है। डी पे चलते हैं। ए एंड बी सेपरेटली टेंडर करते हैं फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी टेंडर करते, टेंडर करने का मतलब होता है ना कि आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो कि ये टेंडर मुझे दो। किस चीज का टेंडर है, कट करना और रिमूव करना है बैम्बूस फ्रॉम अ जंगल। म्यूचुअली एग्री करते हैं कि ईच वन ऑफ देम शैल बी एंटाइटल्ड टू अ शेयर ऑफ द बैम्बूस नो मैटर हूसोएवर इज ग्रांटेड द कॉन्ट्रैक्ट। सरकार की तरफ से जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा भाई, सर्टन शेयर ऑफ बैम्बूस सबको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट जिसको भी मिले, तू भर ले भाई, मैं भर लू, दोनों में से जिसको भी मिलेगा हम आधा आधा बैम्बूस का हिस्सा देंगे। एंड ईच वन इज एंटाइटल्ड टू डील विथ हिज शेयर ऑफ द बैम्बू एज हिज पर्सनल कंसर्न।
यानी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला और 100 के बाम्बू ट्री काटने, तो 50 तू काट, 50 मैं काटूंगा, अपना अपना प्रॉफिट ले जाएंगे, घर चले जाएंगे, अपना अपना प्रॉफिट ले जाएंगे, घर चले जाएंगे। बताइए क्या पार्टनरशिप है इनके बीच पे? क्या पार्टनरशिप है इनके बीच पे? एक एक करके चलते हैं। क्या सर 2 और मोर पर्सन है? द आंसर इज यस। क्या सर उनके बीच में एग्रीमेंट है? हाँ सर उसके बीच में एग्रीमेंट है। क्या सर उस पे कुछ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे से बोला हुआ है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के बारे से तो कुछ नहीं बोला। हाँ सर 2 लोग हैं, एग्रीमेंट जरूर किए, लेकिन एग्रीमेंट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का नहीं है सर। सर एग्रीमेंट ये है कि दोनों में से जिसको भी सरकार का ठेका मिलेगा, हम दोनों उसको आधा आधा बांट लेंगे, आधा तू कट करना, आधा मैं करूंगा, अपना अपना पैसा लेके घर चले जाएंगे। सो एग्रीमेंट है कि ठेका जिसको भी मिले, दोनों को अधिकार मिलेगा बांबू कट करने का। ना तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, ना तो म्यूचुअल एजेंसी है। साफ लिखा हुआ है देखो, टू डील विथ हिज शेयर ऑफ बांबू एज इज पर्सनल कंसर्न। अपना पर्सनल, अपना अपना देखना है भैया। तू तेरा मैं मेरा, तू तेरा मैं मेरा, टीटीएमएम बोलते हैं इसको जनजी की भाषा में। तो ना तो सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, ना तो म्यूचुअल एजेंसी है। ठीक है, अब आता देखो ए और बी जॉइंट ओनर है किसके? शिप के। ए वर्क करता है शिप पे, पूरा ख्याल रखता है शिप के मैनेजमेंट का, सारे खर्चे करता है, और 2/3 लेता है ग्रॉस अर्निंग का, और 1/3 दे देता है बी को, जो कि कुछ करता ही नहीं है। बट क्या है, बी का भी क्योंकि उस शिप पे हिस्सा है, तो थोड़ा सा तो बी मांगेगा ही मांगेगा। तो आपको बताना है ए और बी के बीच पे क्या पार्टनरशिप है क्या? बताइए ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है क्या? बताइए ए और बी के बीच में पार्टनरशिप है क्या? एक इसके 2 तरीके से आंसर किए जा सकते हैं। एक तो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर आप आंसर करेंगे तो एक्सप्लेनेशन अपने को क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन अपने को कहता है कि भाई 2 जॉइंट ओनर हैं, अगर ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो वो पार्टनर नहीं माने जाएंगे। एक दूसरा यहां पे साफ दिख रहा है भाई साहब, म्यूचुअल एजेंसी का भी नामो निशान नहीं, पूरे खर्चे वो कर रहा है, पूरा मैनेजमेंट वो कर रहा है, बी का कोई लेना देना नहीं है। तो आप म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्टेंशन देके मना करो, चाहे आप एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 6 का बोल के मना करो, ए बी सी डी ई पांचों के पांचों केस पे कहीं पे भी पार्टनरशिप नहीं थी। बहुत बढ़िया। ये जो 2 टेस्ट थे मैंने जून 24 वाले अटेम्प्ट के लिए बनाए थे, एसीटी के रेगुलर स्टूडेंट के लिए, वही करा रहा हूं। अब जो मैंने सितंबर वालों के लिए बनाए थे वहां से करवाता हूं। आइए देखते हैं वहां का बनता है कि नहीं बनता है। आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एवरीबॉडी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, बराबर है, बड़ा प्यारा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर आपने इसको बता डाला तो आपके लाइफ झिंगा लाला। आइए, एबीसी है अ फर्म ऑफ कैरियर्स, वो पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं ना। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये एबीसी फर्म जो है अकाउंटेबल होते हैं फॉर पार्सल्स अबव वैल्यू ऑफ ₹100 ओनली इफ सच पार्सल हैड बीन स्पेशली एंटर्ड एंड पेड फॉर। 100 रुपए का ऊपर का अगर कोई पार्सल है, इस पे कोई गुम जाता है, ये अगर इस पे कोई नुकसान हो जाता है, तो फर्म इसके लिए क्या रहता है? अकाउंटेबल रहता है। फर्म इसके लिए क्या रहता है? अकाउंटेबल रहता है। वन ऑफ द वर्किंग पार्टनर जो है वो अलाउ करता है एक पार्सल अपने दोस्त का बिना पैसे के, पैसे लेता ही नहीं है। एक पार्टनर जो है बिना पैसे लिए अपने दोस्त का एक पार्सल ले लेता है और बाकी पार्टनर को भी ये बताता नहीं है। वो पार्सल गुम जाता है, दोस्त जो है एक्शन लेता है पूरे फर्म के खिलाफ। आपको बताना है कि पूरा का पूरा फर्म लायबल रहेगा क्या? आपको बताना है पूरा का पूरा फर्म लायबल रहेगा क्या? क्योंकि फर्म का नियम है 100 रुपए के ऊपर का पार्सल रहा उसके लिए अलग से आप पैसे दो। अगर वो गुम जाता है, अगर वो पार्सल गुम जाता है या उस पर कोई नुकसान पहुंचता है तो फर्म लायबल रहता है। ठीक है, एक बच्चे ने बढ़िया सेक्शन लिखा है। जो बच्चे फालतू नाम लिखते हैं ना, मैं उनका नाम लेता ही नहीं है। जैसे आ जाता है कोई कि भाई साहब मैं टोनी स्टार्क है, मैं मुख्यमंत्री है, मैं प्रधानमंत्री है, मैं उनका नाम लेता ही नहीं हूँ। बराबर है क्या?
ठीक है, मनाली जी का आया है, यस सर, सूट मेंटेनेबल अगेंस्ट द फर्म बिकॉज अंडर सेक्शन 25 ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ एनी पार्टनर। नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। गणेश पांडे कह रहा होगा, नो सर, इंटेंशन ऑफ बोथ इज नॉट गुड, इंटेंशन अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक और नमूना आया है, बराबर है, एक और नमूना आया है, दलाल बोल लो, नल्ला बोल लो इसको, उसको लगता है कि जैसे वो किसी और का नाम यहाँ पे चले जाएगा लेके, तो पता नहीं क्या उखाड़ के यहाँ से ले जाएगा। लिख ले लिख ले, थोड़ा सा और लिख ले, तू बेरोजगार है, मेरे को पता है, तेरे को 2-4 रुपए दे के भेजे होंगे वो लोग। 4-5 टीचर का और नाम लिख ले, 4-5 टीचर का और नाम लिख ले भाई, तेरे प्रमोशन से थोड़ी टीचर अच्छे हो जाएंगे, टीचर अपने टीचिंग से अच्छा होता है। तेरे जैसे नल्ले इतने घूम रहे हैं, बराबर है क्या, तेरे जैसे नल्ले कितने घूम रहे हैं यहाँ पे, जो हर जगह घूमते रहते, कुछ फर्क पड़ता है, बता मेरे को, पड़ता है फर्क, कुछ बता। कई आ रहे घूम रहे इधर उधर, फलाना बेस्ट ठिकाना बेस्ट, पूरे यूट्यूब पे गंदगी मचा के रखे हुए, फर्क पड़ता है क्या? अभी जैसे तू जैसे जिसका नाम लेगा तो बच्चे उठ के वहां चले जाएंगे, क्या लगता है तेरे को? मतलब हद होती है भाई, नल्ले पने की हद होती है। थोड़ा काम वाम कर लेता, 4 पैसे कमा, जीवन में आगे बढ़, बराबर है क्या? क्या मतलब हुआ, तेरे को अभी रिग्रेट होगा, मेरे को भी बुरा लगेगा कि मैंने तेरे को ऐसा क्यों बोला, बट हरकतें तुम्हारी ऐसी, तुमको सुधारा ऐसी जाएगा, क्या करोगे तुम? ठीक है, चलिए जीवन में आगे आते हैं, फटाफट लिख ले, 3-4 टीचर के और नाम लिख ले, हमको कोई तकलीफ नहीं होती भाई, लिख ले लिख ले, ठीक है। चलिए देख, बच्चे बोल रहे पहली बार नाम सुना है, चल कम से कम नाम तो सुन लिए बच्चे तेरे कहने से, 3-4 का और नाम लिख ले भाई। चलो मैं आपको आंसर बताता हूं, 3A1 का आंसर मैं आपको बताता हूं। आपने सेक्शन नंबर 24 पढ़ा होगा, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज नोटिस टू फर्म। भाई साहब देखो ऐसा है, भाई साहब देखो ऐसा है, यहां पे आपने थर्ड पार्टी ने इसको पार्सल दिया, अब वो पार्सल बिना कंसीडरेशन के आपने उसको ले लिया। क्या तुमको नहीं लगता, बराबर है क्या, कि वो जो पार्टनर है उसको बाकी पार्टनर को बताना चाहिए था कि भाई देखो, बाकी पार्टनर को बताना चाहिए था कि भाई देखो कि मैं अपने दोस्त का ना पार्सल ले रहा हूं, उससे पैसे नहीं ले रहा हूं, और कुछ नुकसान होगा तो हम करेंगे, बताया ही नहीं। इसको चोरी छुपे काम करना बोलते हैं, पार्टनर के साथ धोखा करके काम करना बोलते हैं। भाई तू ले रहा था पार्सल, बाकी पार्टनर को बता देता कि मेरे दोस्त का है, इसको हम यहां पे ले रहे हैं, कल को नुकसान होगा तो हम कर लेंगे, तो वो सहमति दे देते पार्टनर आपस में। अब जैसे बीबी वर्चुअल में हम सारे काम करते हैं, मैं हूं, हार्दिक सर है, आकाश सर है, बराबर है क्या, बीबी सर की पहचान कभी कोई आता है, तो जैसे मान लो कोई बीबी सर की पहचान का है, हमारे पहचान का है, जो भाई एकदम गरीब घर का है, बेचारे के माँ नहीं है, बाप नहीं है, दादा वादा लोग पाल रहे हैं, और वो कहीं पहचान से कहीं निकल के आ जाता है, बिल्कुल कोई उसका सपोर्ट नहीं है, तो हम आपस में बोल देते सर एक बच्चा है सर, इसका हम कोई फीस नहीं ले रहे हैं, कोई आप लोग को दिक्कत तो नहीं ना, सब ओके कर देते, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, कर लो करके। अब जब हिसाब होता है महीने के अंत में, जैसे मेरे को तो 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है महीने की, तो हिसाब होता है तो दिख जाता है कि हाँ भाई ये बच्चे हैं, इस पे एक बच्चे से हमने पैसा नहीं लिया, तो सबके दिमाग में रहता है कि हाँ ये वाले बच्चे को तो हमने माफ किया था, तो ये बताना चाहिए था। अगर आप बिना बताए अगर एक्सेस दे रहे हो तो मतलब भाई दाल पे कुछ काला है। तो सेक्शन नंबर 24 लगता है, बराबर है क्या, बराबर है, सेक्शन 24 लगता है, नोटिस टू एक्टिव पार्टनर इज नोटिस टू फर्म। अब यहां पे देखो लिखा है वन ऑफ द वर्किंग पार्टनर, क्या लिखा है, वन ऑफ द वर्किंग पार्टनर, बराबर है, वन ऑफ द क्या लिखा है, वर्किंग पार्टनर लिखा हुआ है, कि जो वन ऑफ द वर्किंग पार्टनर है, वन ऑफ द जो वर्किंग पार्टनर है उसको नोटिस मिलता है, वन ऑफ द वर्किंग पार्टनर को क्या मिलता है, नोटिस मिलता है कि भैया देखो हमारा ये बंदा है, इसका करना है, बता देते, वो तो घूम फिर के झुट्टू बना रहा था, बराबर है क्या, ठीक है। चलिए तो जीवन पे आगे आते हैं। सेक्शन नंबर 24 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड्स एनी नोटिस टू अ पार्टनर ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहला,
नोटिस अफेयर्स के लिए होना चाहिए, फर्म के अफेयर्स के लिए। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू अ वर्किंग पार्टनर एंड नॉट टू अ स्लीपिंग पार्टनर। बहुत बढ़िया सर। देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रॉड कमिटेड बाय द पार्टनर्स एंड द थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म। कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब कहता है देखो, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स ऑफ द इंस्टेंट केस, firm is not liable as notice to one of the partners about carrying of the parcel was not deemed to be notice to other because the particular partner जिसको knowledge था पार्सल का, वो पार्टी टू द फ्रॉड है, as no payment has been made for the transportation of parcel। बराबर है क्या? तो भैया फ्रॉड नहीं होना चाहिए बाय द पार्टनर एंड द थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म। तुम तो चोरी छुपे पार्सल को लेके जा रहे, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। चलते जीवन पे आगे, 3A2 पे आते हैं। एक विधवा है सुषमा, एक विधवा है सुषमा, उसके पास 2 कॉटेजेस हैं। वो 2 कॉटेजेस है, वो कॉल करती है ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी को, फर्म ऑफ सॉलिसिटर है, और बोलती है कि भैया मेरे को ना सेटिस्फाई नहीं हूं मैं, जो भी इनकम मुझे आ रही है ना इन 2 कॉटेजेस से, तो मेरे को थोड़ा सा आप कंसल्टेंसी दें। तो जो पार्टनर इसको अटेंड करता है ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी का, वो एडवाइस करता है कि आप इस कॉटेज को बेच दो, और कहता है ये 2 डॉक्यूमेंट में साइन कर दो, ये 2 डॉक्यूमेंट में साइन कर दो, इसको बेच दो। वो 2 जो डॉक्यूमेंट में साइन कराया वो एक्चुअल में गिफ्ट डीड थी खुद के नाम पे, पार्टनर अपने नाम पे, पार्टनर जो है अपने नाम पे वो 2 कॉटेजेस को गिफ्ट डीड करा लिया, बाद में डिस्पोज कर दिया उस प्रॉपर्टी को और मिस एप्रोप्रिएट कर दिया मनी को। अब सुषमा पूरे के पूरे फर्म के खिलाफ सूट फाइल करना चाह रही है। बताइए क्या सूट मेंटेनेबल है क्या? बताइए क्या सूट मेंटेनेबल है क्या? फटाफट बताएंगे, क्या सूट मेंटेनेबल है क्या? प्रियंक राणा का सेक्शन तो सही आया है, यस सर है, बिल्कुल करेक्ट है सर। सेक्शन नंबर 27 के हिसाब से सूट मेंटेनेबल है, क्योंकि आपका जो फर्म का पार्टनर है वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। बरोबर है क्या? ठीक है, वो रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया। जीवन पे आगे चलते हैं, कुछ लास्ट टेस्ट है आपके। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है, ये भी मेरा फेवरेट है। बराबर है क्या? ये भी मेरा फेवरेट है। कहता है पार्टनरशिप फर्म विच कंसिस्टेड ए एंड बी, पार्टनरशिप फर्म है जिसपे ए और बी है। चंद्रकांत जो एक माइनर है उसको एडमिट किया गया था बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप में। फर्म डील कर रही है थर्ड पार्टी के साथ एंड इट बिकेम इंडेटेड टू देम टू द एक्सटेंट ऑफ 1,72,484 रुपए। आफ्टर दैट ऑन अप्रैल 18, 2024 द पार्टनरशिप वॉज डिसॉल्व्ड। अप्रैल 18, 2024 के बाद वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। सब्सिक्वेंटली चंद्रकांत ने अटेंड किया मेजॉरिटी बट डिड नॉट एक्सरसाइज एन ऑप्शन अंडर सेक्शन 35 डिक्लेयरिंग दैट ही डिड नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर। चंद्रकांत क्या हो गया? जब 18 अप्रैल 2024 को हादसा हुआ, चंद्रकांत मेजॉरिटी अटेंड करता है और सेक्शन 30(5) के अंदर नोटिस देना पड़ता है कि भैया मैं पार्टनर बनना चाहता हूं कि मैं छोड़ना चाहता हूं। थर्ड पार्टी हैविंग फेल्ड टू रिकवर द ड्यूज फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी जो थर्ड पार्टी है वो उसे रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गए थे। वो चंद्रकांत के खिलाफ एक्शन लेते हैं कि भाई तू भी अपना 6 महीने के अंदर तेरे को नोटिस देना था, अब तो नोटिस नहीं दिया तो तेरे को डीम्ड पार्टनर बोला जाएगा, और इसके लिए ही शुड ऑल्सो बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट फॉर द डेट ऑफ द फर्म। इसका भी पूरा बेच बाच के खत्म करना चाहिए, इससे पैसे लेना चाहिए। आपको बताना है क्या चंद्रकांत बाउंड रहेगा क्या? पार्टनर की हरकत की वजह से क्या चंद्रकांत बाउंड रहेगा क्या? चंद्रकांत को क्या लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी क्या? फटाफट बताएंगे। चंद्रकांत को क्या लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी? चंद्रकांत को क्या लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी? सब कह रहे करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, आपने शायद एक चीज नोटिस नहीं की, यहां पे लिखता है 18 अप्रैल 2024 को पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। बराबर?
फिर लिखता है उसके बाद, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली यानी कि उसके बाद, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद चंद्रकांत ने मेजॉरिटी अटेंड की। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? ना रहेगा बांस तो कैसे बचेगी बांसुरी? भाई साहब, जिस पार्टनरशिप फर्म के लिए आप उसको पब्लिक नोटिस देने बोल रहे हो, बराबर है, जिस पार्टनरशिप फर्म के लिए आप उसको पब्लिक नोटिस देने बोल रहे हो, क्या वो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट भी कर रही है आज? वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई, उसके बाद उसने मेजोरिटी अटेंड की है भाई, वो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। तो कौन सी पार्टनरशिप फर्म के लिए वो पब्लिक नोटिस देगा कि अब मैं इसका पार्टनर बनना चाहता हूं कि मैं बेनिफिशियरी को छोड़ना चाहता हूं, जब पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रही? गजब कर दिए पांडे जी, बिल्कुल लायबल नहीं रहेगा। इट इज टू बी नोटेड, ये देखो 30 की बात लिखी हुई है, 30 में 6 महीने में उसको देना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाह सर, क्या क्वेश्चन है। However, it is to be noted that above provision is applicable when the firm is in existence. In the instant case, section 30 of the act does not apply to Chandrakant as he had attained majority only after the firm had already been dissolved. लगेगा ही नहीं, ठीक है। He is not a partner of the firm and therefore he cannot be adjudicated insolvent for the acts of insolvency committed by A and B. And that's all दोस्तों। Here I complete पार्टनरशिप के न्यू क्वेश्चंस के पूरे सुपर 80 सीरीज। सुपर 80 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन करा दिया मेरे को, ऐसा लग रहा है। ऐसा आपको लगना चाहिए, मेरे लगने से क्या होता है कि नहीं। एंड दैट्स ऑल दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपका अच्छा खासा कंसेप्ट में जोर आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे सवाल आ सकते हैं। और देखो एक बात ध्यान से सुनना भाई साहब, देखो ऐसा है, कोई सा भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, अभी भी जब क्वेश्चन आएगा तो भी उठा के देख लेना भाई साहब। रिपीट नहीं कर रहा आईसीआई आजकल क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा आईसीआई क्वेश्चन। नए नए क्वेश्चन आ रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हो गया। कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान दो। ये सारे क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन बनने चाहिए तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी मैं सोच रहा हूं कि मंडे को या ट्यूसडे को आपका एजेंसी का मैराथन ले लूंगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा कि भाई मैं लाइव ट्यूसडे को एजेंसी का मैराथन लूंगा, उसको आप सबके सब बांट देना। ट्यूसडे को मिलेंगे, एजेंसी के मैराथन को युद्ध स्तर पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर आपकी इजाजत हो तो सेशन कंक्लूड कर सकता हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो सेशन कंक्लूड कर सकता हूं। उदय कह रहा है संडे को ले लो भाई, मेरे पास संडे में हिम्मत नहीं रहती भाई, मेरा सुबह से लेके शाम तक लेक्चर रहता है। संडे एक दिन मैं आराम करता हूं भाई, बढ़िया घूमता फिरता हूं, आराम से सो के उठता हूं, अच्छा अच्छा खाता हूं, अच्छा अच्छा घूमता हूं, रिलैक्स करता हूं, कुछ काम नहीं करता मैं। अनटिल एंड अनलेस बहुत इमरजेंसी कुछ काम ना हो, कुछ प्रायोरिटी के इक्के दुक्के काम हो, मैं नहीं करता, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टाइमिंग वाइमिंग मैं सब बता दूंगा आपको वीडियो के अंदर ही, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर, आराम से मिलते हैं। कल अपनी क्लास नहीं है, संडे अपनी क्लास नहीं रहेगी। हम सीधा मिलेंगे, हम सीधा मिलेंगे कभी, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।